3 राज्यों में बम्पर जीत और तीनों ही राज्यों में बीजेपी के 3 बड़े नेता किनारे लग गए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर बता दिया गया कि आपकी राजनीति अब यहीं तक थी। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे का सियासी भविष्य अब भी अधर में है। और अब सवाल उठने लगे हैं कि इतनी बम्पर जीत के बाद भी अगर शिवराज और वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने बगावत क्यों नहीं की? क्या महज बीजेपी के अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते ही इन दोनों या कहिए कि तीनों नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद नहीं किया? या फिर उनके बगावती तेवर न अपनाने के पीछे है बीजेपी के बागियों का इतिहास और उनका अंजाम? आखिर किसने रोक रखी है शिवराज वसुंधरा रमन सिंह की बगावत? आज बात करेंगे इसी में। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 3 राज्यों के 3 नए मुख्यमंत्री घोषित होने के बाद से सोशल मीडिया पर मीम्स चले और उनमें कहा गया कि अगर इतनी बड़ी जीत कांग्रेस की हुई होती और कांग्रेस के स्थापित नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो कांग्रेस टूटकर कई धड़ों में बिखर गई होती। और ये सच भी है। ममता बनर्जी और जगन मोहन रेड्डी तो इसका साक्षात उदाहरण है, जिन्होंने कांग्रेस तोड़ी, अपनी पार्टी बनाई और अब अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बीजेपी में इसका ठीक उल्टा है। बीजेपी में जितने भी कद्दावर नेता बागी हुए, बगावत के बाद या तो उन्हें फिर से बीजेपी की ही शरण में आना पड़ा या फिर राजनीति में वो ऐसे हाशिए पर गए कि उन्हें सियासत से संन्यासी लेना पड़ा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं गुजरात में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल। साल 2001 में जब केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो केशुभाई पटेल को 2002 चुनाव में विधानसभा का टिकट तक नहीं मिला। हालांकि राज्यसभा के जरिए वो केंद्र की राजनीति में गए, लेकिन 2007 में उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी और विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। उन्होंने तब बीजेपी की अपनी सदस्यता भी रिन्यू नहीं करवाई और साल 2012 में बीजेपी छोड़कर नई पार्टी बनाई, गुजरात परिवर्तन पार्टी। उस चुनाव में अपनी पार्टी से जीतने वाले वो इकलौते विधायक थे। तब उन्होंने विश्वदर विधानसभा से बीजेपी के कनुभाई भलाला को मात दी। लेकिन जब यह तय हो गया कि नरेंद्र मोदी अब गुजरात नहीं बल्कि दिल्ली संभालेंगे और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे, तो न चाहते हुए भी केशुभाई पटेल ने अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी के साथ कर दिया। एक लाइन में कहें तो बीजेपी से उनकी बगावत उनकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर गई। बीजेपी के बागियों की फहरिस्त में बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह का भी है। जब बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व का मतलब अटल आडवाणी होता था तो 1999 में कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। कल्याण सिंह ने बगावत की और अपनी नई पार्टी बनाई, नाम रखा राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। हालांकि 3 साल में ही कल्याण सिंह को समझ में आ गया कि नई पार्टी के बूते वो राजनीति में कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो 2004 में उन्होंने बीजेपी में वापसी कर ली। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जीत भी गया, लेकिन 2009 में फिर से बीजेपी छोड़ दी। खुद सपा का समर्थन किया और बेटे राजवीर तो सपा में शामिल ही हो गए। 2009 में एटा से सपा के समर्थन से निर्दलीय सांसद बने, लेकिन फिर मुलायम सिंह यादव से अनबन हुई तो अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, नाम रखा जन क्रांति पार्टी। लेकिन 2014 में फिर से बीजेपी में शामिल हो गए। बेटे को बीजेपी ने सांसद बना दिया और कल्याण सिंह को राज्यपाल। बगावत की सियासत देखें तो साफ दिखता है कि बागी होकर कल्याण सिंह को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के साथ आए तो बेटे सांसद बने और खुद वो राज्यपाल बन गए। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती की बगावत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2003 में मध्य प्रदेश में बीजेपी को सत्ता दिलाने वाली उमा भारती मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन 1 साल के अंदर ही उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। 10 साल पुराने एक मामले में जब उनकी गिरफ्तारी तय हो गई तो अगस्त 2004 में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुछ ही दिनों के बाद बीजेपी दफ्तर में लाल कृष्ण आडवाणी से झगड़ा होने के बाद उमा भारती को पार्टी से निकाल दिया गया। हालांकि संघ के हस्तक्षेप से उमा भारती का निलंबन रद्द तो हो गया, लेकिन उमा भारती बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बागी तेवर अपनाए रहीं। उनकी एक ही मांग थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर उमा भारती को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए राजी नहीं था। नतीजा उमा भारती को फिर से पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने नई पार्टी बनाई, नाम रखा भारतीय जनशक्ति पार्टी और दावा किया कि उनकी पार्टी संघ की विचारधारा पर चलेगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत का उनकी पार्टी को समर्थन है। लेकिन इस पार्टी की बदौलत उमा भारती को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मजबूरी में उमा भारती जून 2011 में फिर से बीजेपी में लौट आईं और फिर 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमा भारती को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया। 2014 में उमा भारती सांसद बनी और फिर मोदी सरकार में मंत्री भी। वो अब भी बीजेपी में ही है क्योंकि उन्हें पता है कि बगावत से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होना है। झारखंड के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी भी पार्टी से बगावत कर चुके हैं।
वो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने और 2004 में सांसद बनने के बाद भी उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार किए और साल 2006 में बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बनाई, झारखंड विकास मोर्चा। 2009 में अपनी पार्टी से सांसद भी बने, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के राजनीति के केंद्र में आने के साथ ही बाबूलाल मरांडी की सियासत भी खात्मे की ओर बढ़ गई। साल 2020 में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर लिया और अब वो झारखंड में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी के ही एक और बागी येदियुरप्पा को कोई कैसे भूल सकता है। ये वही बीएस येदियुरप्पा हैं जिन्होंने साइकिल चला चलाकर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। लेकिन लोकायुक्त की जांच में दोषी साबित होने के बाद जब इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, इस इस्तीफे के लिए मनाने में लालकृष्ण आडवाणी से लेकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू तक को पसीना आ गया था। हालांकि येदियुरप्पा का इस्तीफा भी हुआ, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 25 दिनों के बाद जब वो जेल से बाहर आए तो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी, नई पार्टी तक बनाई, लेकिन मोदी युग के दौरान फिर से बीजेपी में चले गए। पहले सांसद बने और फिर मुख्यमंत्री। अब उनकी विरासत उनके बेटे संभाल रहे हैं, जो कर्नाटक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री रहे जगदीश शेट्टार येदियुरप्पा के ही खास थे। येदियुरप्पा ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बागी हो गए, कांग्रेस में चले गए, चुनाव लड़ा और कांग्रेस की लहर में भी हार गए। मजबूरी में कांग्रेस ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बना रखा है। जाहिर है बगावत का कुछ खास फायदा जगदीश शेट्टार को नहीं होगा। कुछ यही हाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मदन लाल खुराना का भी रहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मदन लाल खुराना को वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन वो बार बार केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर से बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ बागी तेवर अपनाए ही रहे। नतीजा ये हुआ कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। हालांकि वो बीजेपी में वापस भी आए, लेकिन तेवर ऐसे ही रहे और फिर दूसरी बार जब बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाला तो राजनीति में उनकी कभी वापसी हो ही नहीं पाई। अब ये बगावत की जितनी भी कहानियां हैं वो सिर्फ किताबों में ही दर्ज नहीं है, बल्कि बीजेपी के वो तमाम नेता इन कहानियों को जानते हैं जिन्होंने राजनीति की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ी हैं। वो बात चाहे शिवराज सिंह चौहान की हो या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया की या फिर रमन सिंह की, उन्हें पता है कि बीजेपी से बगावत करने वालों को हासिल कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर बीजेपी के साथ बने रहे तो सांसद बनने से लेकर केंद्र में मंत्री या फिर किसी प्रदेश का राज्यपाल बनने का अवसर उनके पास हमेशा ही रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।